नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने रीतिकाल के संबंध में पूर्व में उसके नामकरण और उसकी प्रवृत्तियों का अध्ययन किया था, आज के इस व्याख्यान में हम रीतिकाल की कला पक्ष से संबंधित विशेषताओं का संक्षेप में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि रीतिकाल अपने अभिव्यंजना पक्ष के लिए हिंदी साहित्य में अधिक प्रसिद्ध है। इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि रीति कवियों ने काव्य को शुद्ध कला के स्तर पर ग्रहण किया। इन्होंने काव्य का उद्देश्य राजाओं या सैनिकों का उत्साहवर्धन या भक्ति का प्रसार या भक्ति करना अपना उद्देश्य कविता के माध्यम से नहीं माना, ना ही किसी सामाजिक या राजनीतिक सुधार करना इन कवियों का उद्देश्य था। विशुद्ध रूप से कला के रूप में कविता लिखना इनका ध्येय था और यह ध्येय हम इनके अभिव्यंजना पक्ष को या इनके शिल्प पक्ष को समझने के पश्चात कर सकते हैं। हम सबसे पहले रीतिकाल की विशेषताओं, कला पक्ष संबंधी जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहले हम लेते हैं इसकी भाषा विशेषता। रीतिकाल से पहले का जो काल है उसमें हम देखते हैं कि मुख्य रूप से ब्रज और अवधी दोनों भाषाएं समान रूप से काव्य की भाषाएं थी। इस काल में आकर भाषा की दृष्टि से ब्रज भाषा को काव्य के अधिक अनुकूल माना गया। जो इनका विषय था श्रृंगार वर्णन, श्रृंगार के लिए जो भाषा थी, जो ब्रज भाषा थी, वह अधिक अनुकूल पड़ती थी। इसलिए इन्होंने भाषा की दृष्टि से ब्रज भाषा को काव्य भाषा बनाया और उसका व्यापक रूप से प्रतिष्ठापन किया। इस काल की जो ब्रज भाषा उन्होंने अपनाई वह अपने शब्द सौष्ठव, अनुप्रासिकता, मधुरता और पद लालित्य के कारण इस काल के काव्य भाषा के लिए वह सर्वाधिक उपयुक्त थी। इस समय जो विषय अपनाया गया, इस समय जो सामंती दरबार था, वातावरण था, उसकी अभिव्यक्ति के लिए ब्रज भाषा अधिक उपयुक्त थी और इसी बात को लेकर इन्होंने ब्रज भाषा को ही अपने काव्य का आधार बनाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस ब्रज भाषा को शब्द शक्तियों का सहारा लेकर और अधिक समृद्ध और सुंदर बनाने का प्रयास किया, जिससे भाषा न केवल अधिक प्रेक्षणीय बनी बल्कि अपनी सुंदरता में भी, अपनी प्रेक्षणीयता के साथ साथ अपनी अभिव्यंजना शिल्प में भी अधिक सक्षम बनी। हम दो उदाहरण देखते हैं यहाँ पर। तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो लल्ला, मन लेहूं पर देहूं छटाकने। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार व्यंजना के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है, अपने मन की विफलता का भी वर्णन कर दिया गया है और मन में जो व्याकुलता है उसका चित्रण भी सक्षम रूप से कर दिया गया है। ये अभिव्यक्ति सक्षम हो पाई, संभव हो पाई व्यंजना शब्द शक्ति के प्रभाव से। इसी प्रकार से हम देखते हैं, पौन सो लागती आगी सुनी ही पे, पानी सो लागती आंखिन देखी। यहाँ नायिका का सावन के महीने में इस प्रकार से व्यग्र हो जाना, दुखी हो जाना और इस प्रकार से हृदय में जो वेदना उत्पन्न हो रही है उसकी अभिव्यक्ति के लिए किस प्रकार शब्द शक्ति का प्रयोग इस काल के कवियों ने किया है वह उल्लेखनीय है। वह केवल अभिव्यंजना शिल्प की दृष्टि से न होकर के वह एक प्रकार से भावों की विफलता को व्यक्त करने में भी सक्षम दिखाई देती है इन शब्द शक्तियों का प्रयोग। इसके साथ साथ भाषा की, इस काल की रीतिकाल की जो भाषा है उसकी विशेषता में हम एक और रूप देखते हैं, वह है इसमें फारसी शब्दों का प्रयोग करना। यह वह समय था जब दरबारों में फारसी भाषा का प्रभाव भी, प्रभुत्व भी बढ़ रहा था। तो इस प्रकार से इनकी कवियों की भाषा में, ब्रज भाषा में जो अवधी के शब्द थे, संस्कृत के शब्द थे, उनके साथ साथ फारसी शब्दों का और फारसी शैली का प्रयोग भी हम इस काल की भाषा में देख सकते हैं। यह इस काल की भाषा की एक विशेषता कही जा सकती है। रीतिकाल की भाषा की सुंदरता को अभिव्यक्त करते हुए इसमें जो शब्दों का चयन किया गया है, इसमें शब्दों की जो कोमलता है, सुंदरता है, सुमधुरता है, इसे स्पष्ट करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि ब्रज भाषा के काव्य रूप का पूर्ण विकास इन्होंने ही किया। वह कांति, माधुर्य और मृषणता आदि गुणों से जगमग हो उठी। शब्दों को जैसे खराद पर उतारकर कोमल और चिक्कण रूप प्रदान किया गया। इस प्रकार से शब्दों को कोमलता और मृषणता के माध्यम से सुंदर बनाकर इस काल के कवियों ने प्रयुक्त किया।
और ब्रज भाषा अपने चरम वैभव पर हमें इस काल में दिखाई देती है। रीतिकाल की ये भाषा की सुंदरता, भाषा की विशेषता इस काल का अलंकरण कही जा सकती है। ये उचित है, लेकिन इसके साथ साथ रीतिकाल की भाषा की इस विशेषता पर आक्षेप लगाते हुए रामचंद्र शुक्ल ने इसका जो विपक्ष है उसे व्यक्त करते हुए कहा है, इस भाषा के दोस्त को इंगित करते हुए उन्होंने कहा है कि रीतिकाल में एक बड़े अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह नहीं हुई। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुंची, उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी। यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते और शुद्ध रूपों के प्रयोग पर जोर दिया जाता, तो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने का साहस कवियों को न होता। पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिससे भाषा में बहुत गड़बड़ी बनी रही। तो रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर भाषा की सुंदरता के साथ जो कमी रह गई, जो व्याकरणिक दृष्टि से, शुद्धता की दृष्टि से इस काल की भाषा में जो कमी थी, उसकी तरफ उन्होंने इंगित किया है। लेकिन साथ ही वो मानते हैं कि इस समय भाषा प्रौढ़ हो रही थी, ब्रज भाषा विकसित हो रही थी और वह अपने जो उच्चतम धरातल है, उच्चतम जो बिंदु है, वहां तक पहुंची थी। वह चाहते हैं कि इसके साथ साथ यदि व्याकरणिक दृष्टि से इसकी शुद्धता पर भी ध्यान दिया जाता, तो ब्रज भाषा के लिए और अधिक अच्छा होता। इस काल की ब्रज भाषा को सुंदरता को उदाहरण देते हुए, इसकी विशेषता बताते हुए डॉक्टर मनोहर लाल गौड़ लिखते हैं कि इस काल की भाषा में किन किन कवियों ने विशेष रूप से किस प्रकार से इस भाषा को सुंदर बनाया, वह कहते हुए लिखते हैं कि ठाकुर ने लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा, रसखान ने मुहावरों द्वारा, आनंद घन ने लक्षणा, मुहावरों, व्याकरण शुद्धि आदि गुणों से भाषा के स्वरूप को सुसंस्कृत बनाया है। तो मनोहर लाल गौड़ ये मानते हैं कि इस काल की भाषा में लोकोक्तियाँ, मुहावरे, व्याकरण शुद्धि, शब्द शक्तियाँ और सुंदरता की दृष्टि से यह भाषा सक्षम है। तो हम मान सकते हैं कि इस प्रकार ब्रज भाषा का जो वैभव है वह हमें रीतिकाल में दिखाई देता है। वह शुद्धता, मृषणता, सौंदर्य, कोमलता की दृष्टि से इस रूप में उभर कर हमारे सामने आती है। अब आगे हम देखते हैं कि रीतिकाल का जो कला पक्ष है उसकी अलंकार योजना। कला पक्ष के अंतर्गत हम दूसरा जो चरण लेते हैं, दूसरा जो बिंदु लेते हैं, वह है इसकी अलंकार योजना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रीतिकाल अलंकृत युग के नाम से भी जाना जाता है। इसे कुछ विद्वानों ने अलंकृत काल भी नाम दिया है। अलंकृत काल नाम देने का औचित्य या उसके पीछे तर्क यही दिया गया कि इस काल के कवियों का मोह था अलंकारों के प्रति, जानबूझकर ये अलंकारों का प्रयोग करते थे। इस काल के जब हम काल की कला पक्ष की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत अलंकार योजना को देख रहे हैं, तो इस अलंकार योजना की क्या मुख्य विशेषताएं थी उसको अगर हम देखें तो अलंकारों के प्रति इनका मोह अति प्रबल था। ये प्रयत्न पूर्वक अपने काव्य में अलंकारों को शामिल करने के पक्षधर थे। इतना अधिक मोह था कि जानबूझकर अपनी कविता में ये अलंकारों को रखने के पक्षधर थे। जैसे इस काल के एक प्रमुख कवि हैं केशव, उन्होंने तो कहा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनीता मित। यहाँ पर उन्होंने अलंकार का ही उदाहरण देते हुए, अलंकार का ही प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा है कि यदि कोई नारी या कविता अच्छी जाति की है, उसके लक्षण अच्छे हैं, वह अच्छे उसका रंग गोरा है, या उसकी जो सब कविता की दृष्टि से यदि उसमें शब्दों का चयन अच्छा किया गया है, वह रस से युक्त है, फिर भी यदि उसने आभूषणों को धारण नहीं कर रखा तो वह शोभित नहीं हो सकती। तो कविता के लिए भी और बनीता के लिए भी वे अलंकारों का प्रयोग आवश्यक मानते हैं। रीतिकालीन कवियों ने सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। सादृश्य मूलक जैसे अलंकारों के प्रकार हम जानते हैं, सादृश्य मूलक अलंकार, विरोध मूलक अलंकार, संभावना मूलक अलंकार, चमत्कार मूलक अलंकार, अतिशय मूलक अलंकार। अलंकारों के जो विभिन्न प्रकार के भेद हैं, रीतिकाल के कवियों ने लगभग सभी अलंकारों का प्रयोग अपने काव्यों में किया है। और इस काल के अलंकरण की एक विशेषता थी कि कई कवियों ने विशेष रूप से किसी विशेष अलंकार को अपनाकर
उसका वर्णन अतिशयता के साथ जानबूझकर उन्होंने अपने काव्य में उस अलंकार का प्रयोग करने का प्रयास किया है। अलंकार की दृष्टि से इस काल की एक अन्य विशेषता हम देखते हैं, अनुप्रास प्रियता। विद्यार्थियों, जैसा कि हम विदित है, अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां पर किसी एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार की जाए। तो ऐसे इस अलंकार का मुख्य गुण होता है कि इसे सुनने में वह काव्य व कविता का अंश श्रुति मधुर लगता है, सुनने में वह मधुर लगता है। तो रीतिकाल के कवियों ने भी, क्योंकि उन्हें दरबार में अपनी कविता का वाचन करना होता था, तो इसलिए अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए इनमें अनुप्रास प्रियता अत्यधिक दिखाई देती है। श्रुति मधुरता के लोभ में कवियों ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग अत्यधिक किया है। यह इतना अधिक हो गया है कि जिससे कहीं कहीं भाव भी पीछे ठहर जाता है, भाव भी उपेक्षित हो जाता है। अनुप्रास के अतिरिक्त इन्होंने यमक, श्लेष जैसे अलंकारों से शाब्दिक चमत्कार उत्पन्न करने की भी कोशिश की है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति जैसे भाव निरूपक अलंकारों का प्रयोग भी किया है। इनमें शाब्दिक चमत्कार उत्पन्न करने वाले जो शाब्दिक अलंकार है, शब्द अलंकार है, उनका प्रयोग अधिक मिलता है। दरबार में किसी भी कवि को अधिक महत्व उसी समय मिलेगा जब वह कोई चमत्कार उत्पन्न कर रहा हो अपनी कविता के माध्यम से, और चमत्कार उत्पन्न करने की ये जो कोशिश है वह शब्द अलंकारों के माध्यम से अधिक गहनता से, सहजता से हो पाती थी। तो इन कवियों ने शब्द अलंकारों का प्रयोग अधिक किया है। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने भाव निरूपक जो अलंकार है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि रीतिकाल का जो प्रत्येक कवि है उसके लिए अलंकार शास्त्र की जानकारी अनिवार्य थी। उसे यदि दरबारी कवि बनना है, दरबार में आश्रय प्राप्त करना है, तो उसे उसी आधार पर सहमति मिल सकती थी यदि उसे अलंकार शास्त्र की जानकारी है। रीतिकाल की इस अलंकार योजना को समझने या अलंकारों की विशेषता जानने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि इन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है, अलंकारों की दृष्टि से ही सफल रहे हैं। विशेष कवि ने विशेष अलंकार के प्रति मोह रखकर उसका अत्यधिक प्रयोग भी किया है, लेकिन फिर भी इनके अलंकारों में वह वैविध्य नहीं मिलता जो हमें सूर और तुलसी के काव्य में मिलता है। हमें उतनी सूक्ष्म व्यंजना भी नहीं मिलती जो आगे चलकर हमें पंत के काव्य में मिलती है। अलंकारों के प्रति उनका मोह दरबार में महत्व पाने का एक माध्यम था, और उसी के वशीभूत होकर उन्होंने अलंकार योजना का प्रयोग जानबूझकर, सचेत होकर अपने काव्य में किया है। लेकिन फिर भी अलंकार के दृष्टि से इस काव्य को हम उल्लेखनीय मानते हैं, क्योंकि इन्होंने न केवल काव्य शास्त्र की दृष्टि से अलंकारों का प्रयोग किया, बल्कि इनके जो उदाहरण हैं वह भी बहुत अधिक सुंदर और मधुर बन पड़े हैं। इसके बाद हम देखते हैं रीतिकाल की जो अन्य काव्य शास्त्र के संबंधी कला पक्ष संबंधी विशेषता है, वह है रीतिकाल की छंद योजना। तो इस काल में हम देखते हैं कि इस काल में जो मुख्य प्रवृत्ति थी वह थी कि हमें दरबार में अपनी बात संक्षिप्त रूप से कहनी है और उससे जो प्राप्ति है वह प्राप्त करनी है, शीघ्रता से वह प्राप्ति प्राप्त करनी है। तो इसलिए हम देखते हैं कि इस युग की प्रवृत्ति के अनुकूल दोहा छंद सर्वाधिक अनुकूल पड़ता है। तो इस काल में दोहे छंद की प्रधानता रही, और दोहा गागर में सागर भरने वाली कहावत को चरितार्थ करता है। बिहारी सतसई में हम देखते हैं कि बिहारी के दोहे में एक एक दोहे में इतना अधिक सार है कि उसकी व्याख्या करने में हम कई पृष्ठ में उसकी व्याख्या भी समा नहीं पाती है। इसके अतिरिक्त, दोहे के अतिरिक्त हम देखते हैं कि मुख्य रूप से इन्होंने सवैया छंद का प्रयोग किया है। सवैया छंद श्रृंगार रस का जहाँ उन्होंने वर्णन किया वहाँ सवैया छंद का प्रयोग किया है, और जब वीर रस की बात कही गई तब उन्होंने कवित छंद का प्रयोग अपने काव्य में किया है। और हम देखते हैं कि कवि लोग अपने जो छंदों का ज्ञान है उसे अभिव्यक्त करने के लिए वह बहुत सारे छंदों का प्रयोग अपनी रचना में करते हैं, और जिसे उनके काव्य शास्त्रीय जो नियमावली है उसके विरुद्ध होते हुए भी उन्होंने कई छंदों का प्रयोग किया। जैसे हम देखते हैं कि केशव की रामचंद्रिका है, जिसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। इसमें उन्होंने अधिकांश उस समय प्रचलित या संस्कृत के जो छंद हैं उनका प्रयोग भी उन्होंने रामचंद्रिका में किया है।
इस काल की छंद योजना की अगली विशेषता है कि इन्होंने संस्कृत से प्राप्त होने वाले, परंपरा से प्राप्त होने वाले इन छंदों के अतिरिक्त फारसी के कुछ छंदों का प्रयोग भी किया है। फारसी के अरल, मांझ, निशान आदि कई छंदों का प्रयोग इन्होंने किया है। तो फारसी जो शब्दों का प्रयोग हम देखते हैं कि इनकी ब्रज भाषा में हमें दिखाई देता है, उसी प्रकार से फारसी जो छंद थे उनका प्रयोग भी हमें ब्रज भाषा में उन्होंने उन छंदों का प्रयोग भी किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने गोकुल, विनोद, मनोरथ मंजरी जैसे कुछ नए छंद भी इन्होंने लिखे हैं, नए छंद भी इन्होंने बनाए हैं, नियमों के अनुकूल उन्हें बांधने का प्रयास किया है। हालांकि ये छंद अधिक प्रसिद्ध नहीं हो पाए, कम मान्यता मिल पाई, लेकिन ये एक प्रयास था कि इन्होंने कुछ नए छंदों का प्रयोग भी किया है। इसके साथ हम देखते हैं कि इनकी छंद योजना के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र है, वो क्या कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि स्थूल दृष्टि से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि रीति कवियों का छंद विधान एक बंधी हुई लीक पर चलता है। उसमें स्वर और लय की सूक्ष्म संयोजनाओं के लिए अवकाश नहीं है, परंतु ये दृष्टि दोष है। सवैया और कवित्व के विधान के अंतर्गत अनेक प्रकार के सूक्ष्म लय परिवर्तन कर रीति कवियों ने अपनी कोमल संगीत रुचि का परिचय दिया है। रीति पूर्व युग के तुलसी और गंग जैसे समर्थ कवियों और उधर रीति मुक्त कवियों में घनानंद जैसे प्रवीण कलाकारों के छंद विधान के साथ तुलना करने पर स्वतः स्पष्ट हो जाता है ये कवि अपने संपूर्ण काव्य वैभव के होते हुए भी रीति कवियों के छंद संगीत की सृष्टि करने में नितांत असफल रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो छंद योजना है वह शाब्दिक दृष्टि से अधिक है। उसमें जो संगीत की जो लय ताल है जिसके लिए छंद की सृष्टि की जाती है वह इसमें अभाव है। लेकिन नगेंद्र कहते हैं कि उसमें स्वर और लय की सूक्ष्म संवेदनाओं के लिए अवकाश नहीं, एक दृष्टि दोष है। इसमें कहीं कहीं वह संगीत की जो लय है, जो ताल है, वह उसमें दिखाई देती है, अधिकांश रूप से दिखाई देती है, कहीं कहीं ये छूट जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनकी छंद योजना का जो कला पक्ष है, छंद योजना की दृष्टि से इनका कला पक्ष है वह समृद्ध है। संस्कृत के छंदों का प्रयोग, फारसी के छंदों का प्रयोग और नवीन छंद योजना का प्रयोग संगीत के लय और ताल के साथ करने के कारण यह काव्य की छंद की दृष्टि से यह काव्य सफल या सक्षम माना जा सकता है। इस काल के कला पक्ष के अंतर्गत अगला हम लेते हैं काव्य रूप की दृष्टि से। मुख्य रूप से इस युग की प्रवृत्ति के अनुकूल इस काल में जो परंपरा रही वह प्रबंध काव्य के अनुकूल नहीं रही। मुख्य रूप से मुक्त काव्य लिखा गया और मुक्त काव्य की दृष्टि से यदि हम देखें तो इन्होंने सत्सई की परंपरा का पुनरुद्धार किया। सत्सई की परंपरा जो संस्कृत में संस्कृत सत्सई की परंपरा थी, इस काल के कवियों ने युग के अनुरूप, युग की आवश्यकता के अनुरूप उस परंपरा का पुनरुद्धार किया। बिहारी सत्सई, मतीराम सत्सई इत्यादि कई सत्सई हम इस काल में लिखी हुई देखते हैं। तो काव्य रूप की दृष्टि से सत्सई की परंपरा का इन्होंने पुनरुद्धार किया। दूसरा है कि मुक्तक काव्य परंपरा का इस काल में बाहुल्य रहा। प्रबंध काव्य के अनुकूल इस युग का समय नहीं था, इसलिए इन्होंने मुक्तक काव्य को अधिक प्रश्रय दिया और उसी में अपनी कविता रचना की। ऐसा नहीं है कि इन्होंने प्रबंध काव्य नहीं लिखे, प्रबंध काव्य भी इस काल में लिखे गए, परंतु उनका प्रसार कम रहा। चिंतामणि का रामायण, कृष्ण चरित्र, पद्माकर का हिम्मत बहादुर वीरदावली, कुलपति मिश्र का संग्राम सार आदि प्रबंध काव्य के अंतर्गत गणित किए जा सकते हैं। हम उनकी गणना प्रबंध काव्य के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्य रूप की दृष्टि से हमें मुख्य रूप से सत्सई, मुक्तक और प्रबंध काव्य लिखे हुए इस काल में प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का ये जो काल है काव्य रूप की दृष्टि से, भाषा, छंद, अलंकार की दृष्टि से समृद्ध काल है और इस काल की विशेषता है कि यहाँ पर कविता के लिए रची गई, किसी और अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। इसीलिए इसका अभिव्यंजना पक्ष को सजाने और संवारने की तरफ अधिक ध्यान दिया गया। इसीलिए हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काल का अपना विशेष स्थान है।
सैद्धांतिक दृष्टि से इन्होंने काव्य शास्त्र का प्रणयन किया और उसको व्यक्त करने के लिए उसका व्यवहारिक पक्ष के रूप में सुंदर उदाहरण लिखकर सरस काव्य की सृष्टि की। और उस सरस काव्य की सृष्टि करने के क्रम में भाषा, छंद और अलंकारों का इनके द्वारा उपकार किया गया और यह काव्य छंद की कला पक्ष की दृष्टि से सफल काव्य कहा जा सकता है। धन्यवाद।